हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि घर में किसी का देहांत होने की वजह से मैं जो भी मेरा रिकॉर्डिंग है वो एक दिन मेरा डिले हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज से ये डिले आपका ना हो और डेली का डेली हो जाए। तो जो कल का न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। बाकी कंसेप्ट वाइज तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपके फाउंडेशन में कवर हो ही जाती हैं, आप खुद से पढ़ ही लेते हैं या फिर जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करते ही हैं। तो इसका फर्दर जो भी अभी के टाइम पे अपडेट आया है वो मैं आपको बता दूंगा, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहेगा, प्री मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। बाकी सभी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो भी स्टेट पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं वो यूपीएससी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और ये जो भी हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रिपरेशन आपको देते हैं, तो ये आपके स्टेट पीसीएस के लिहाज से और यूपीएससी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से ही ये ज़रूरी है। ओके, तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी है कि एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चल रहा है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। और हम क्या प्रोवाइड करते हैं? फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, जिससे आप जितने भी आपके डाउट हैं वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका एनसीईआरटी प्लस जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सजेस्ट किया जाता है उन सभी में से हम क्या करते हैं, आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। जिसे जैसे इंडियन पॉलिटी है उससे आपको क्या है, एनसीईआरटी या फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है, एक किताब से हो जाएगा आपका। और ये स्टडी मटेरियल हम एडमिशन के साथ ही प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाता है, नोट्स प्रिपेयर किया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास अवेलेबल है और लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी है जो ऑफलाइन क्लास लेंगे। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक बात करता है ट्रेड नीड्स अ जेंडर्ड पर्सपेक्टिव। तो हमें अगर विकसित भारत बनना है बाय 2047, हमें सोसाइटियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और इसमें भी हमारा पूरा देश का विकास के लिए सिर्फ मैन का पार्टिसिपेशन ही काफ़ी नहीं है, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि इक्वली मैन वुमेन क्या कर सकें, आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डेवलप हो सके। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो सभी दिशाओं में जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी है, सॉरी, या फिर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या इनइक्वालिटी है उसको दूर करना ज़रूरी है। तो ये जो आर्टिकल है आपके स्पेशली वेमेन ओन्ड एमएसएमई के बारे में बात करता है। तो लगभग 1.24 करोड़ जो एमएसएमई है वो वेमेन ओन्ड है, उसको ओन करती है बाय वुमेन। तो ये जो वुमेन ओन्ड एमएसएमई है, ये एमएसएमईज क्या कर रही है, डिफरेंट आपके ऑब्स्टेकल फेस कर रही है। जैसे फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल है, जिसमें जो एमएसएमई, वुमेन ओन्ड एमएसएमई जो बोरोइंग करती है उसमें आपका मैक्सिमम बोरोइंग इनफॉर्मल सेक्टर से होता है। जैसे आपने बिजनेस कम्युनिटी के बीच में ही उन्होंने बोरो किया, ओके, या फिर किसी साहूकार से बोरो किया। तो जो बैंकिंग आपका सर्विसेज है वो वुमेन ओन्ड एमएसएमई के लिए बहुत ही कम देखा गया है, तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। फिर सेकेंडली, जो एमएसएमई में आपका इनोवेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का आपका पेनिट्रेशन होना चाहिए, वो बहुत कम है, स्पेशली वुमेन ओन्ड एमएसएमई में, तो इसको भी टेकल करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आपका हो गया कि जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि वुमेन ओन्ड एमएसएमई को एक्सपोर्ट में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, तो इन हर्डल्स को दूर करना होगा। इसके लिए जो वुमेन ओन्ड एमएसएमई जो आपका एक्सपोर्ट करती है हमारे देश से, तो उसके ऊपर जो टैरिफ है वो कम लगाना होगा। फिर जो वुमेन ओन्ड एमएसएमई है वो देखा जाता है कि पर्टिकुलर 2-4 आपके सेगमेंट में ही है, जैसे टेक्सटाइल में है, लेदर प्रोडक्ट में है, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग में है। लेकिन इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, मशीनरी एक्सपोर्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट है, इसमें इनका
वुमेन ओन्ड एमएसएमई का नंबर बहुत कम है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, इंश्योर करना है, तभी क्या कर पाएंगी हमारी देश की जो 48% वुमेन है एज पर सेंसस 2011। तो उसको उस 48% पॉपुलेशन को हमें क्या करना होगा, जो भी उनके ड्रॉबैक्स वो फेस कर रहे हैं उनको ठीक करना होगा, क्योंकि देश 50% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे एक बर्ड एक विंग में फ्लाई नहीं कर सकती है, तो एक बर्ड का पकड़ लीजिए, दो विंग है, एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, तो उसमें सिर्फ मेल विंग से फ्लाई नहीं कर सकती है, इसीलिए वुमेन विंग का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर कराना, पॉलिटी में हो, सोसाइटी में हो, इकोनॉमी में हो, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हो, सभी में इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो आपका वुमेन थीम है, वुमेन थीम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, और ये श्योर एंड सर्टेन है कि पूछा जाएगा ही जाएगा मेंस में। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो वुमेन जब भी पढ़ेंगे आप, वुमेन का सोशल पर्सपेक्टिव आपको देखना होगा, वुमेन का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आपको देखना होगा, वुमेन का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव, एमएसएमई में पर्सपेक्टिव, फिर वुमेन का आपका पार्टिसिपेशन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस लिहाज से आपको देखना होगा। एथिक्स में आपको देखना होगा कि वुमेन के अगेंस्ट कौन से स्टेरियोटाइपिंग बिहेवियर्स हैं, कौन से प्रिजुडाइसेस है जिसकी वजह से वुमेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, तो ये मैंने आपको समझाया ओवरऑल। तो इससे आप बाकी चीज़ों को समाप्त कर लीजिएगा। उसमें कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में, ये भी दिया गया है, और इस लाइन से क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमारे एक्सपर्ट टीम ने पास्ट ईयर के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करके उस लाइन में आपको क्वेश्चन दिया है। ये मॉक क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो ऐसे तो हम मॉक क्वेश्चन के मॉक टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन ये सभी मॉक हम फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो दो तीन क्वेश्चन हमेशा ही दे रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका बात करता है काउंटिंग मैटर्स। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में बात करता है। तो अभी क्या है, आपका डीलिमिटेशन क्यों किया जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कि एक पूरा देश है, तो उस देश में आपका इलेक्शन होने के लिए, ओके, जैसे स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे हमारे पार्लियामेंट में आपके 543 एमपी है, तो ये 543 एमपी क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। तो अभी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो आपका डिमार्केट किया जाता है उसी को कहा जाता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है ये क्या करती है, पॉपुलेशन वाइज आपके एक सर्टेन पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक कंस्टिट्यूंसी बनाती है। उस एक कंस्टिट्यूंसी से क्या होता है, जैसे 10 लाख पॉपुलेशन में एक कंस्टिट्यूंसी बना, तो उस एक कंस्टिट्यूंसी से आपका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एमपी रहेगा, और वो एक एमपी क्या करेगा, उस कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हमारा पॉपुलेशन जब आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी होना ज़रूरी है, ताकि क्या किया जा सके, सीट्स को इंक्रीज किया जा सके। तो अभी आपका 2001 के बाद क्या किया, ये जो लोकसभा का सीट है इसको और असेंबली जो सीट है इसको आपका फ्रोजन कर दिया गया कि अभी और ये सीट बढ़ाया नहीं जाएगा अनटिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद ही फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितने स्टेट में पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, उस हिसाब से कितना रिप्रेजेंटेशन आना होगा, या फिर कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज और बढ़ानी होगी या घटानी होगी। पॉपुलेशन बढ़ा है तो बढ़ेगा कॉन्स्टिट्यूंसी, और घटा है तो घटेगा। लेकिन अभी ये क्या है, पूरा एक मुद्दा बन के खड़ा हो गया है कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा उसमें जो साउथ के स्टेट है, स्पेशली आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन्होंने क्या किया है, आपके बेटर पॉलिसी मेकिंग के जरिए पॉपुलेशन को एक लेवल में कंट्रोल कर दिया है। तो अभी ये जो रीज़न है इंडिया के, ये डर रहे हैं कि इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा लोकसभा में, और इनका जो पॉलिसी मेकिंग में जो एक इन्फ्लुएंस होगा वो कम हो जाएगा एट सेंट्रल लेवल। तो उस चीज़ को लेके अभी ये पूरा मुद्दा आया है। तो इन फ्यूचर आपको क्या है, ओवरऑल डीलिमिटेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, डीलिमिटेशन कमीशन किसके द्वारा बनाया जाता है ये पूछा जा सकता है। ओके, हमारे मैक्सिमम सीट कितने हो सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 552 है, लेकिन अभी 543 है। तो कैसे इस चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ के जो स्टेट है उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन के वाइज आपका कॉन्स्टिट्यूंसी निर्माण किया गया तो या फिर रीडिफाइन किया गया तो नॉर्थ के स्टेट को ज़्यादा सीटें मिलेंगी।
जो साउथ के स्टेट इसको अपोज कर रहे हैं। तो इसमें होम मिनिस्टर साहब ने ये अश्योर किया है कि नेक्स्ट जब आपका डिलिमिटेशन होगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा कि आपके साउदर्न स्टेट्स को आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अगेन ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु इलेक्टोरेट कितने ग्रो कर रहे हैं बाय 171%, लेकिन बिहार में 233%, तो लगभग डबल है ये। तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन अगर पॉपुलेशन के बेस में होता है तो बिहार को और ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो ये क्या करेगा, इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाएगा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में। तो इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सभी क्या की टेकअवेज लेना है। ओके, तो वो सभी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। फिर आपका ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि कैसे ग्लोबल लेवल में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ये सभी डेमोक्रेसी ही है, इनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो इनका बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम सजेस्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अ प्रोसेस वेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन विल बी अ कैजुअलिटी। तो ये अगेन क्या है, जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शनर, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस का जो एक लॉ पास हुआ था 2023 में, उसको लेके ये डिस्कशन आया है। तो इसमें अभी क्या है आपका, ये जो लॉ है, ये लॉ आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आपका जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है उसमें एक सिलेक्शन कमेटी होगी एज पर सुप्रीम कोर्ट, कि उसमें पीएम रहेंगे एज चेयरपर्सन, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे प्लस सीजेआई रहेंगे। तो क्या होगा, आपका एक न्यूट्रलिटी रहेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा अपॉइंटमेंट में, जब तक पार्लियामेंट नया लॉ नहीं बना लेता है। लेकिन फिर आपका क्या हुआ, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही लगभग 8-9 महीने बाद ही एक नया लॉ पास किया। और उस नए लॉ के हिसाब से क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन कमेटी होगा उससे सीजेआई को हटा दिया और रखा किसको, पीएम को। और पीएम नॉमिनेट करेंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और आपका उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, मतलब 3 जने रहेंगे। और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास 2 वोट चला गया। तो अपोजिशन का जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रोल है वो तो निगेट कर दिया गया। तो इससे क्या है, आपके जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जो फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, ट्रांसपेरेंसी रहना है, अकाउंटेबिलिटी रहना है, इन चीज़ों का क्या है, डाइल्यूशन देखा गया है। तो ये लगा कि अब तक हमने लगभग 10 आर्टिकल इसमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। तो देख सकते हैं लगातार ये टॉपिक न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये क्या है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, पूरा चांसेस है इसका आने का। तो अभी ये जो आपका नया लॉ है जिसमें आपका गवर्नमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है कि गवर्नमेंट साइड से जो सिलेक्शन कमेटी में लोग रहेंगे 2 रहेंगे, अपोजिशन से 1 रहेंगे। तो इसको चैलेंज किया गया है कि जो आपके रूलिंग पार्टी से 2 रहेंगे, 2 में से 1 को हटा के फिर से सीजीआई को लाना है। तो अभी देखा जाना है कि क्या इसमें डेवलपमेंट होता है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये पेंडिंग है इसका पिटीशन, तो ये आने वाले समय के लिए ज़रूरी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 2023 के लॉ के पहले क्या था, और ट्रांसपेरेंसी नहीं था। तब तो सीधा आपका एग्जीक्यूटिव नाम फॉरवर्ड करता था प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब उस हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट करते थे, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हो। 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि 3 जने होंगे सिलेक्शन कमेटी में, उसमें सीजेआई, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक लॉ बना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चलेगा। और जो लॉ बना दिया उस लॉ में भी अभी क्या है, इम्बैलेंस देखा गया है, गवर्नमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आने वाली है एग्जाम में। एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, क्यों, या फिर आपके गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में पूछे जाते हैं कि कैसे जो ट्रांसपेरेंसी है वो डाइल्यूट हो रहा है, कैसे बायसनेस देखा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फेवरेट आदमी है उसी को क्या किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे चुने जाने का इसमें डर रहेगा। जो क्या कर सकता है, हमारा डेमोक्रेसी का जो क्रेडिबिलिटी इंश्योर करता है 5 साल में, इलेक्शन डेमोक्रेसी का क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करता है। तो इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, उनको उनका अपॉइंटमेंट
न्यूट्रल वे से होना ज़रूरी है ताकि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का भी इक्वल वेट रहे कंपेयर टू रूलिंग पार्टी। तो इसका एक ही सोल्यूशन अभी देखा गया है कि या तो ऑल पार्टी मीटिंग करवाई जाए, उसके हिसाब से सिलेक्शन करवाया जाए। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2023 में कि सीएम पीएम रहेंगे, सीजीआई रहेंगे और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, तो उसको रखना ज़रूरी है। सॉरी, चलिए देखते हैं। तो इसमें मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। तो इसमें मॉडल क्वेश्चन आंसर में आपको बताया गया है कि ये आपने जो भी पढ़ा इधर उसी के हिसाब से इसको लिखना है, और कितना लिखना है वो भी हमने बताया है आपको इधर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है विल द यूएसएस चेंज्ड यूक्रेन पॉलिसी एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। तो अभी यूएसए का जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के चुनने के बाद। तो उससे पहले क्या था आपका, जब जो बाइडेन थे तो नेटो के ज़रिए आपका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट रशिया, लेकिन ट्रंप साहब के चुन के आने के बाद ये पूरी पॉलिसी अभी रिवर्स हो गई है, और ट्रंप साहब चाहते हैं कि आपका ये जो भी वार है ये एंड किया जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये जो भी वार रिलेटेड डिस्कशन है ये रियाद में हुआ, सऊदी अरबिया का कैपिटल में, और वहाँ पे सिर्फ रशिया के काउंटर पार्ट और यूएसए के काउंटर पार्ट ही मिले। तो इसमें नेटो के जो भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन से, उनको नहीं बुलाया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। इवन जो दूसरी पार्टी है वार में यूक्रेन, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इवन आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज भी किया। तो ये सभी अभी क्या है आपका, इसमें यूनिलैटरल डिसीजन देखा जा रहा है, और यूक्रेन ने भी कहा है कि वो इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका 2 टेरिटोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया गया है बाय रशिया, एक डोनबास रीजन और एक क्रीमिया रीजन। और ये जो वार था ये एक्चुअली रशिया यूक्रेन वार था ही नहीं, ये आपका वार था बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न पावर्स, और वेस्टर्न पावर्स को दर्शाता कौन है, नेटो। और नेटो में जो भी सपोर्ट या फिर जो भी ज़्यादातर जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो यूएसए से मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है, अभी अगर यूएसए नहीं चाहता है कि ये वार कंटिन्यू रहे, तो अभी ये नेटो के लिए और यूक्रेन के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन अकेले ये वार नहीं लड़ सकता है, और ये यूक्रेन और रशिया का वार था ही नहीं, ये रशिया और वेस्टर्न जो डोमिनेंस है उसके अगेंस्ट ये वार था। जो रशिया का जो आपका पावर है उसको कर्व करने का ये वॉर था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार के समय भी देख सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग आपको क्या करना है, ओवरऑल इसमें आपको एक अपडेट रखना है कि क्या चल रहा है, ताकि किसी क्वेश्चन में आप इसको सब्सटेंशिएट कर सके। और इंडिया का पर्सपेक्टिव ध्यान रखिएगा, कभी भी आप रिलेशन देखते हैं कोई 2 देशों का जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें आपको एक्चुअली देखना क्या होता है, ये देखना होता है कि आपका इंडिया का इंटरेस्ट कैसे हार्म हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है। तो अभी रशिया यूएस का जब रीसेट चल रहा है, दोनों रशिया यूएस से क्लोज आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इंडिया को बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि पहले देखा गया कि यूएसए क्या करता था, इंडिया को रशिया से डील करने नहीं देता था, या फिर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करता था अंडर काटसालो। लेकिन अभी रशिया यूएस अगर क्लोज आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो रिलेशन है वो उसको और बढ़ा सकते हैं विथ रशिया। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सैंक्शन लगाने का डर कम हो जाता है, फिर डिफेंस कोऑपरेशन हमारा अच्छा होगा रशिया के साथ। फिर आपका यूएसए का जो फोकस है वो चाइना के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि रशिया से हमें डर नहीं है, चाइना से हमें डर है। तो इसी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि 2 देशों के बीच में जब रिलेशन डिस्कस होता है और उसमें इंडिया नहीं है, तो उसमें इंडिया का इंटरेस्ट आपको देखना है, क्योंकि सिर्फ 2 देशों का रिलेशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा सीधा सीधी कि उससे क्या उनको उन 2 देशों को बेनिफिट होगी या लॉस होगी। ये पूछा जाएगा कि इंडिया को ये कैसे हार्म करेगा या बेनिफिट करेगा। तो इंडिया का पर्सपेक्टिव आपको देखना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग अर्थक्वेक इंश्योरेंस के बारे में। तो अभी रिसेंटली 17 फेब, मुझे जितना याद है, हाँ इसमें मेंशन किया है 17 फेब
में 4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देखा गया था दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो अभी अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अर्थक्वेक है लगभग इंडिया का 60% जो टेरिटोरी है वो अर्थक्वेक प्रोन है, अर्थक्वेक को लेके वल्नरेबल है, क्योंकि इंडिया का जो प्लेट इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से कंटिन्यूसली कोलाइड कर रही है, जिसके वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते ही है। और ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि सीधा सीधी डिजास्टर मैनेजमेंट आप प्रिपेयर मत कीजिएगा विदाउट प्रिपेयरिंग आपका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद आप एनवायरनमेंट, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। तब क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आप एक दिन में पढ़ पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ एक दिन का चीज़ है, एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस आपको ध्यान देना है कि फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास आप अच्छे से करें, या खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, क्योंकि पूरा फिजिकल फिनोमेना समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सीधा डिजास्टर मैनेजमेंट में चले जाएंगे तो समझ में बहुत ही कम आएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो इसी को कहा जाता है, आप लोग सुनते हैं ना स्मार्ट प्रिपरेशन, तो स्मार्ट स्टडी करना है, तो यही है स्मार्ट स्टडी, कि आपको चीज़ों को क्या करना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, जिससे आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। उस चीज़ों को पहले पढ़ना है, तभी आप क्या है बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। तो आप गवर्नेंस पहले पढ़ने लग जाएंगे तो आप नहीं टेकल कर पाएंगे, या फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको और चीज़ें पूरी समझ में नहीं आएंगी विदाउट कंप्लीटिंग इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको गवर्नेंस पढ़ना है। एनवायरनमेंट पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद एनवायरनमेंट, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। तब चीज़ें एकदम आसान बन जाएंगी आपके लिए। तो इसमें अभी अर्थक्वेक के बारे में क्या कहा गया है कि 60% वल्नरेबल है हमारा देश का जो ज़मीन है, और उसमें आपका देखा जाता है जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर आपके नॉर्थ इंडिया में हो, अर्थक्वेक देखे गए हैं। जैसे गुजरात में जो अर्थक्वेक हुआ था, मुझे जितना ध्यान है 2001 में था भुज अर्थक्वेक, तो उसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। नेपाल अर्थक्वेक जो था उसमें इंडिया आपके नेपाल से सटा हुआ है, तो उसमें इंडिया को 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ये जो नुकसान है इसको कैसे आपका एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे नुकसान की भरपाई की जा सकती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, इंश्योरेंस है। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसी तरह से क्या है अर्थक्वेक के लिए भी अर्थक्वेक इंश्योरेंस को करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसमें हम मॉडल के हिसाब से ले सकते हैं जापान को। तो जापान में क्या है, जापान भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वल्नरेबल है, तो इसीलिए वहाँ पे इंश्योरेंस आपका किया गया है, हर हाउस होल्ड का इंश्योरेंस है, जिससे क्या होता है अर्थक्वेक में जो भी नुकसान होता है एटलीस्ट उसकी भरपाई हो जाती है। लोगों को आपका अर्थक्वेक का ट्रोमा तो झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में जो आपका रीबिल्डिंग होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो इस चीज़ को एंश्योर करने के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें दिया है 59% इंडियन लैंडमास प्रोन टू अर्थक्वेक, तो मैंने 60 बताया तो 59 है इसमें, लेकिन आप एग्जाम में जब लिखेंगे अबाउट 60% ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, हम सिर्फ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके लोगों को बताए कि टेबल के नीचे छुपना है, घर के बाहर निकलना है, खाली मैदान में जाना है, वो तो है ही। उसके अलावा आपका अर्थक्वेक में रेस्क्यू करना है, रिलीफ मेजर्स लेना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, तो इसके लिए पैसे लगेंगे। तो जब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा सब कुछ, पैसे कहाँ से आएंगे, तो इंश्योरेंस से पैसे आएंगे। तो इसीलिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जगह वल्नरेबल है, जिस के लिए वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, उसको इंश्योर करके रखना ज़रूरी है। तो जापान, टर्की, न्यूजीलैंड, इनसे हम सीख ले सकते हैं। ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, वो हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये भी आप जब सुझाव देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको सुझाव में आप डिफरेंट चीज़ें लिखेंगे, तो आप ये इंश्योरेंस के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। और प्लस आपके अर्थक्वेक इंश्योरेंस को लेके भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है ट्रम्प 2.0 एंड द न्यू मैट्रिक्स ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस टाइज। तो अभी हाल ही में आपका हमारे पीएम साहब ने यूएस का दौरा किया, फरवरी 13 को वो गए थे। तो उसमें बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और उस डिस्कशन में एक डिस्कशन ये भी था कि इंडिया यूएस का जो डिफेंस टाई है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके।
कैसे हम आत्मनिर्भर बनने के लिए डिफेंस सेक्टर में यूएस जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश से कोलैबोरेशन कर सकते हैं और कैसे कोलैबोरेशंस हुए हैं उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। तो जॉइंट प्रोडक्शन के बारे में बात हुआ है, जेवेलिन 80 GM का। ओके, फिर आपका इसमें परचेज ऑफ 6 मोर P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का बारे में बात हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, प्लस आपको मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे डिफेंस कोलैबोरेशंस में, तो ये 2-4 चीज़ें जब आप एग्जाम्पल के तौर में लिखेंगे तो आंसर और अच्छा होगा। ओके, उसके बाद F-35 जेट ऑफर को लेके भी हमने डिस्कशन देखा कि इसको लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं, टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें कैसे इन फ्यूचर हैंडल की जा सकती है वो भी हमें जानना ज़रूरी रहेगा। तो ओवरऑल इस टॉपिक को पढ़ के आप इसका जो भी जिस्ट है, समरी है, उसको ध्यान में रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप ये सोचेंगे कि ये पीडीएफ में 100 पेज का ऐसे करके मेरे तो एक महीने में कम से कम आपके 3000 पेजेस हो रहे हैं, इनको मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा। आपको रिवाइज़ नहीं करना है इसको, आप डेली का पढ़िए और डेली का इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। बस आपको करना क्या है, डेली पढ़ना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम जो भी टॉपिक दोबारा आती है उसको दोबारा कवर करते हैं। तो आपको बाद में रिवाइज नहीं करना है, सभी चीज़ें आपको ध्यान में रह जाएंगी। एक महीने में हम कभी एक टॉपिक को 10-10 बार तक उसको कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आज हमें 2 महीने होने को है हमारे इंस्टीट्यूट को और हमारा इस प्रिपरेशन को। तो इस 2 महीने में हमने क्या किया है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको लेके अभी तक 10-12 टॉपिक डिस्कस किया है। तो 10-12 टॉपिक में तो आपको चीज़ें ध्यान में रह जाएंगी। तो इसीलिए आपको इसको क्या करना नहीं है, फिर से पढ़ना नहीं है। ओके, आप डेली का डेली पढ़ते जाइए, आपको सभी चीज़ें अपडेटेड रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, आपके जहन में सभी चीज़ें बैठ जाएंगी और एग्जाम में आप अच्छी तरह से आंसर लिख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है अबाउट जो अदानी साहब को लेके यूएसए में आपका प्रॉब्लम चल रहा है, कि जो भी घोटाले के बारे में आपका जो यूएसए का जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है वो समन करना चाह रही है अदानी साहब को। तो उसके लिए क्या है, हेग सर्विस कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन के तहत आपके जो यूएसए का एसईसी है, जैसे हमारा सेबी है वैसे ही एसईसी है आपका यूएसए का। तो ये अभी ये जो पूरा मुद्दा है ये आपके क्या है, मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको सीधा सीधी एसईसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। ओवरऑल पूछा जाएगा कि दो देशों के बीच कैसे कोऑपरेशन इंश्योर किए जा सकते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है या फिर जो फाइनेंशियल आपके प्रॉब्लम्स है या फिर लिटिगेशन है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वैसा एक जनरल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स में आपको क्या है, सीधा सीधी हेग सर्विस कन्वेंशन के ये कन्वेंशन क्या है इसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि हेग सर्विस कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, तब ये सभी चीज़ें आपको 4 में से जो ऑप्शन सही होगा वो चुनना होगा। तो इसीलिए जस्ट इसको आपको क्या करना है, एक बार पढ़ के समझना है कि ऐसा मैकेनिज्म आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में है और जो जो ये कहता है कि दो देश के बीच में आपका कोऑपरेशन होना चाहिए अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होती है तो। ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा डिस्कशन है ये लास्ट टॉपिक था, मुझे जितना तक ध्यान है। ओके, लास्ट टॉपिक था। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। मैं थोड़ी देर में फिर आपका आज का जो एनालिसिस है वो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए अलविदा।